ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಒಂದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು 38 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಹಳಷ್ಟು. ಈಗ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और हम सभी के श्रद्धेय आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी राजनीति और विद्वत्ता का संगम श्रद्धेय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सभी सहयोगीगण, पार्टी के सभी यशस्वी मुख्यमंत्रीगण, संसद में मेरे सारे सहयोगी, अन्य महानुभाव और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए आप सभी प्रतिनिधि बंधु, प्रिय कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सभी को नववर्ष 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट की है कि आज मेरा मन कुछ जरा ज्यादा बोलने के लिए करता है, तो मैंने जरा ज्यादा समय के लिए इजाजत मांगी है। आपकी भी इजाजत है ना? भोजन में देर हो जाएगी तो चिंता नहीं ना? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का समर्पण है, जो हर दिन हर वर्ष को शुभ बनाता है। कभी 2 कमरों में चलने वाली पार्टी, 2 सांसदों वाली पार्टी आज इतने विशाल स्वरूप में राष्ट्रीय परिषद की बैठक कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत है, अविस्मरणीय है। आज महान योद्धा संत स्वामी विवेकानंद जी की भी जयंती है। मैं उन्हें नमन करते हुए उनकी कही एक बात से ही शुरुआत करना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हर राष्ट्र की एक नियति होती है, उसका एक संदेश होता है, और हर राष्ट्र का एक ध्येय भी होता है। भारत को भी अपने ध्येय को, अपनी ध्येय प्राप्ति को प्राप्त करना ही है, और इसे प्राप्त करने में राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का पूरा सामर्थ्य, पूरा योगदान चाहिए होता है। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें पहले दिन से ही ये शिक्षा, ये संस्कार दिए गए, और यही संस्कार आज भी हमारे जीवन को निर्धारित कर रहे हैं। साथियों, ये राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक है जो अटल जी के बिना हो रही है। वो आज जहां से भी हमें देख रहे होंगे, अपने बच्चों की इस ऊर्जा से, राष्ट्र के प्रति इस समर्पण से उन्हें भी संतोष हो रहा होगा। जो परिपाटी अटल जी हमारे लिए निर्धारित कर गए हैं, उसे मजबूत करना, उसे आगे बढ़ाना हम जैसे
हर कार्यकर्ता का दायित्व है। मैं उन्हें पुनः नमन करता हूं और ये कामना करता हूं कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर उनका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। बीते वर्ष भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने अपना सर्वोच्च त्याग दिया, विरोधियों द्वारा की गई राजनीतिक हिंसा की वजह से जिन्हें जान गंवानी पड़ी, उनके परिवारों के प्रति भी मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये आप सभी कार्यकर्ताओं की ताकत, संगठन की शक्ति, जन जन की भक्ति का परिणाम है, जिसकी वजह से आज हम इतनी ताकत के साथ, इतनी तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है और देश के 16 राज्यों में या तो हम सरकार चला रहे हैं या फिर सरकार में शामिल है। पार्टी के प्रति आपका ये स्नेह और पार्टी पर आपके ये आशीर्वाद बहुत मूल्यवान है। आपकी इच्छा शक्ति जब कर्म शक्ति में बदली, तभी भारतीय जनता पार्टी इस ऊंचाई को प्राप्त कर सकी है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को भी नमन करता हूं। भाई और बहनों, बीते 2 दिनों में राष्ट्रीय परिषद में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं। किसानों से जुड़े प्रस्ताव, गरीब कल्याण से जुड़े प्रस्ताव, उसके अलावा वर्तमान राजनीति पर भी सार्थक चर्चा हम सभी के बीच हुई है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इन प्रस्तावों का एक एक शब्द याद हो। इनमें जो बातें लिखी हैं वो घर घर पहुंचे, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचे। साथियों, इस चर्चा का इसलिए भी महत्व है क्योंकि देश आज एक नए विश्वास के साथ भाजपा को देख रहा है। बीते 4 साढ़े 4 वर्षों में भाजपा के नेतृत्व में जिस तरह केंद्र सरकार चली है, जिस तरह हम राज्यों में अपनी सरकारें चला रहे हैं, उसने जनमानस में यह स्थापित कर दिया है कि देश को अगर नई ऊंचाई पर कोई राजनीतिक दल ले जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। साथियों, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। हम सब इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि एक भी दाग हम पर नहीं है। हमसे पहले की सरकार, उनका जो कार्यकाल था, उसने देश को बहुत अंधेरे में धकेल दिया था। अगर मैं कहूं कि भारत ने 2004 से 2014 के महत्वपूर्ण 10 साल घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों में गंवा दिए तो गलत नहीं होगा। 21वीं सदी की शुरुआत में ये 10 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो देश की तस्वीर कुछ और होती। वैसे ही
आज ये भी कहना चाहता हूं कि 2000 के चुनावों के बाद अगर अटल जी प्रधानमंत्री बने रहते तो आज भारत कहीं और होता। वर्ष 2000 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने देश को उस अंधेरे से, उस बेचैनी से, उस घबराहट से बाहर निकालने का काम किया है। देश में और देश के लोगों में जो आत्मविश्वास खो गया था, उसे वापस लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब देश ईमानदारी की ओर चल पड़ा है। इतने सारे लोगों का स्वेच्छा से गैस सब रेलवे रिजर्वेशन के दौरान रियायतें छोड़ देना, बड़ी संख्या में उद्यमियों का जीएसटी से जुड़ते चले जाना, आयकर देने वालों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश का जनमानस अब स्वयं को राष्ट्र निर्माण का भागीदार बनाने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे आ रहा है। उसे विश्वास है कि वो जो टैक्स देता है उसकी पाई पाई का सही इस्तेमाल इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये विश्वास ही हमारी ताकत है, हम पर आशीर्वाद है। साथियों, भाजपा सरकार के इस कार्यकाल ने ये साबित किया है कि देश बदल सकता है और सामान्य नागरिक के हित में बदल सकता है। भाजपा के सरकार के कार्यकाल ने ये साबित किया है कि देश में सरकार बिना भ्रष्टाचार के बीच चलाई जा सकती है। भाजपा सरकार के कार्यकाल ने ये साबित किया है कि जब देश में स्थायी परिवर्तन लाने वाले कड़े और बड़े फैसले लिए जाते हैं तो पूरा देश एक होकर उसका साथ देता है। भाजपा सरकार के कार्यकाल ने ये साबित किया है कि सत्ता के गलियारों में चहल पहल करते दलालों को भी बाहर किया जा सकता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास के मार्ग पर चल रही है। विकास के हमारे मंत्र का मूल है सबका साथ, सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो उनमें क्षेत्रीय अस्मिताओं, आकांक्षाओं के लिए पूरा स्थान है। रीजनल एस्पिरेशंस को और मजबूती देते हुए भारत की एकता और श्रेष्ठता के लिए काम करना भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का ध्येय है। वहीं जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो इसमें भारत के हर नागरिक, हर क्षेत्र का पूर्ण विकास समाहित है। सबका विकास भी सिर्फ सरकार के प्रयासों से नहीं बल्कि सभी का साथ लेकर जन भागीदारी से करना है और यही
हमारा अप्रोच है, हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, यही हमारी कार्य संस्कृति है और ये आगे भी रहेगी। साथियों, अपने इसी प्रयास को हाल में सरकार ने और विस्तार देने की कोशिश की है। सामान्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण नए भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला है। ये सिर्फ आरक्षण नहीं है, बल्कि उन युवा आकांक्षाओं को नया आयाम देने की कोशिश है, जिनको गरीबी की वजह से अवसर नहीं मिल पाते थे। भाइयों और बहनों, बाबा साहब आंबेडकर द्वारा रचित संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये मेरे उन भाइयों बहनों को समानता देने की ऐतिहासिक कोशिश थी, जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है। ये व्यवस्था आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी, और बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है वो आगे भी रहने वाला है। लेकिन अवसरों की समानता और सामाजिक न्याय को मजबूत करने की बात करते हुए सामान्य वर्ग के गरीब को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। भूतकाल में इसकी कोशिशें भी हुई थी, लेकिन इतिहास पर बहस में उलझने रहने के बजाय हमें आगे के समाधान तलाशना जरूरी था। और इसलिए पहले से जिनको आरक्षण की सुविधा मिल रही थी, उनके हक को छेड़े बिना, छीने बिना भाजपा सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, शिक्षा में 10% वृद्धि भी की जाएगी। भाइयों और बहनों, यानी शिक्षा में जो आज सीटें हैं उसमें 10% की वृद्धि की जाएगी। बहनों और भाइयों, सब कुछ इसी से ठीक हो जाएगा, ये दावा न मैंने कभी किया है और न मैं करता हूं, लेकिन ये भी एक रास्ता है जो सामान्य वर्ग के गरीबों को अवसर की समानता की तरफ ले जाता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को इस व्यवस्था के पीछे के भाव और उसके लाभ पर समाज के भीतर व्यापक चर्चा करनी चाहिए। मैं फिर बता दूं कि समाज के किसी भी वर्ग को वंचित किए बिना, किसी के हक को कम किए बिना ये नई व्यवस्था की गई है। मुझे पता है कि कुछ लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में भ्रम फैलाकर असंतोष की आग लगाते रहे। हमें उनकी साजिशों को भी नाकाम करते चलना है। भाइयों और बहनों, देश की युवा आबादी 21वीं सदी के भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। ऊर्जा से भरपूर हमारे युवा ही भारत के सामर्थ्य का, देश के आत्मविश्वास का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। इस युवा शक्ति के लिए उपयुक्त अवसरों और जरूरी प्रोत्साहन की ही जरूरत है। इसी दिशा में बीते 4.5 वर्ष से केंद्र सरकार ने अनेक काम किए हैं। टैलेंट की पहचान, सही मार्गदर्शन, आसान प्रक्रियाएं, पारदर्शी संस्थाएं, जरूरी सुविधाएं,
जब साथ मिल जाती हैं, संकल्प लेकर सही दिशा में जाते हैं तो युवा अपने आप नए शिखर सर कर लेता है, कमाल करके रख देता है। उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती है। देश का युवा आज दुनिया के मंचों पर जो भी झंडे गाड़ रहा है, वो न्यू इंडिया के अभूतपूर्व आत्मविश्वास का ही परिणाम है। साथियों, आज के युवा को यह पता है कि उसकी आवाज की कद्र होती है। वो जानता है कि उसके देश की साख मजबूत हो रही है। वो ये जानता है कि देश की आर्थिक और सामरिक हैसियत एक नई ऊंचाई पर है। उसको पता है कि उसकी सरकार हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी है। अगर मैं खेल की दुनिया का उदाहरण दूं, तो हाल के दिनों में आपने भी भारत के शानदार प्रदर्शन पर खुशियां मनाई होगी। ये प्रदर्शन तो महत्वपूर्ण है ही, उसमें भी अहम है पॉजिटिव एटीट्यूड। आज वो राष्ट्रभक्ति की भावना को अभिव्यक्त करने से हिचकिचाता नहीं है। आलोचनाओं से बेपरवाह वो खुद को एक्सप्रेस करता है और इसका सीधा असर उसके हुनर, उसके प्रदर्शन पर देखा जा सकता है। साथियों, टैलेंट की तो देश में कभी कमी नहीं रही। विपरीत परिस्थितियों में भी अनगिनत प्रतिभाएं हमें गौरवान्वित करती रही है। हमारी सरकार ने माहौल को बेहतर बनाने को प्राथमिकता दी। एक उचित और ईमानदारी पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है और खुले विचारों के साथ निरंतर नई योजनाओं पर काम कर रही है। साथियों, इसी प्रकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास बीते 4.5 वर्षों में किए गए और ये वर्ष हम राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की शताब्दी के वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तब हमारी मातृशक्ति के योगदान का हम गौरवगान करते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सही है कि राजनीतिक विरोध के लिए कुछ लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पवित्र भावना का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन दशकों से चल रही एक गलत सोच से समाज को मुक्त करने की तरफ हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। साथियों, जब सशक्तिकरण होता है तो सोच और धारणाएं अपने आप बदलने लगती हैं। यही रास्ता महिलाओं के लिए इस सरकार ने चुना है। दफ्तरों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्यमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी है। छोटे उद्योगों से जुड़ी महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। गांव में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। साथियों, बेटियां सक्षम भी हैं और शक्ति का रूप भी है। यही कारण है कि भारत के इतिहास में पहली बार सशस्त्र बलों में महिलाओं की एक व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। पहली बार बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही है। साथियों, सशक्तिकरण की बात जब आती है तो देश में एक और बड़ा वर्ग है जिस पर ध्यान दिया जा रहा है। अपने अन्नदाता को हम नए भारत की नई ऊर्जा का वाहक बनाना चाहते हैं। किसानों को सशक्त करने के लिए हम इस दिशा में गंभीरता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, जब हम किसानों की समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पहले की सच्चाइयों को स्वीकार करना भी जरूरी है। खेती और किसान की स्थिति दशकों की लापरवाही और बेरुखी का परिणाम है। कारण यह रहा कि पहले जिनके पास किसान को संकट से बाहर निकालने का दायित्व था, उन्होंने
शॉर्टकट ढूंढे, आसान रास्ते ढूंढे, चुनाव का सोचा। उन लोगों ने अन्नदाता को सिर्फ और सिर्फ मतदाता भर बना रखा था, अपनी मतपेटी भरने के लिए। हम अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाना चाहते हैं साथियों। इसलिए हमारी सरकार ने शॉर्टकट के बजाय लंबा और कठिन रास्ता चुना है। किसानों की मूल समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। बीज से लेकर बाजार तक सरकार नई और आधुनिक व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही है। ये व्यवस्थाएं बनने में समय जरूर लेती हैं, लेकिन इनका लाभ बहुत बड़े स्तर पर मिलता है। नहर जब बन रही होती है तब वो एक लंबे से गड्ढे के अलावा कुछ नहीं होता। कभी आने जाने वालों की नाराजगी भी होती है, लेकिन जब उस नहर से पानी खेत पहुंच जाता है तो उसके पीछे की सोच और श्रम का सीधा सीधा लाभ नजर आने लगता है। साथियों, देश का किसान इस बात का साक्षी है कि लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य एमएसपी की मांग कितने दशकों से चल रही है। देश का किसान ये भी जानता है कि पहले कैसे इस सुझावों को ही फाइलों में दबा दिया गया था। ये भाजपा की सरकार है जिसने स्वामीनाथन आयोग की इस सिफारिश को न सिर्फ लागू किया, बल्कि हर संभव कोशिश रही है कि किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिले। इसमें अब भी जो अड़चनें आ रही हैं, उन्हें राज्य सरकारों के सहयोग से दूर करने का ईमानदारी से प्रयास भी किया जा रहा है। किसानों से अन्न अनाज की खरीद को लेकर हम कैसे गंभीरता से काम कर रहे हैं, इसका भी एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। याद करिए, कुछ वर्ष पहले जब हम लोग आए, उसके पहले की बात कर रहा हूं, दाल की कीमतों को लेकर कितना हल्ला मचाया जाता था। अब कितने दिन हो गए आपको टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज दालों की कीमत के संबंध में कि दाल की कीमत 7वें आसमान पर है, ये ब्रेकिंग न्यूज देखने को नहीं मिलता है। यह बदलाव आया कैसे? ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि दाल के उत्पादन, उसकी खरीद और उसकी कीमत को लेकर भाजपा सरकार ने एक दूरगामी सोच के साथ काम शुरू किया, नई नीतियां बनाई, नए फैसले किए। साथियों, पहले की सरकार ने अपने आखिरी के 5 वर्षों में, आप याद रखिए, अपने आखिर के 5 वर्षों में 7 लाख मैट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की। आप बताएंगे कितनी? कितना? 7 लाख टन उनके आखिरी 5 साल में। आप भाजपा का सरकार का आंकड़ा सुनेंगे, हमने 4 साढ़े 4 साल में क्या किया, हमने खरीद की है कितनी, सुनेंगे आप? याद रखेंगे? याद रखेंगे? याद रखेंगे? भाइयों और बहनों, हमने बीते 4.5 वर्षों में लगभग 95 लाख मैट्रिक टन, यानी लगभग 13-14 गुना से अधिक उपज हमने किसान से खरीदी है। यह है हमारे काम का तरीका। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सारी समस्याएं दूर कर ली गई, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। साथियों, मुझे एहसास है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। किसानों पर ऋण का भार भी है,
और लागत भी निरंतर बढ़ रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतने ही बड़े और ईमानदार हमारे प्रयास हैं। कोशिशों में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है और ये आगे भी जारी रहेगी। साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साधन जुटा सके, इसके लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं। साथियों, विरोधी दलों के कुछ साथी ये आरोप लगाते हैं कि हमने सिर्फ नाम बदले हैं, योजनाएं तो वही पुरानी है। पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं। यहां तो कुछ लोगों को मुझसे यही शिकायत है कि हमने नाम नहीं बदले हैं। ये बड़े बड़े अस्पताल, ये बड़े बड़े एयरपोर्ट, सैकड़ों की संख्या में योजनाएं अभी तो उसी नाम से चल रही थी जो पैसे रखे कर किया गया है। और मैं तो ऐसे लोगों से ये भी जानना चाहता हूं कि कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो मेरे नाम से चल रही है। मेरे कार्यकर्ता साथियों, आप मुझे बताइए, क्या आयुष्मान योजना के आगे नरेंद्र मोदी जुड़ा है? क्या भारतमाला सागरमाला परियोजना के आगे नरेंद्र मोदी लिखा है? क्या जनधन योजना नरेंद्र मोदी जनधन योजना के नाम से जानी जाती है? क्या उज्ज्वला योजना को हमने नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना का नाम दिया है? नहीं ना। इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमने पहले दिन से सिखाया जाता है, स्वयं से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। यही हमारे संस्कार है और यही हमारी प्रतिज्ञा है। भाई और बहनों, देश में सिलेंडर पहले भी मिलते थे, पासपोर्ट पहले भी बनते थे, ऑनलाइन रेल रिजर्वेशन पहले भी होता था, सड़कें भी पहले बनाई जाती थी, रेल पटरियां भी पहले बिछाई जाती थी, पुल भी बनते ही थे। लेकिन 4 साल में इन्हीं सब कार्यों में जो गति भाजपा सरकार ने दी है वह गति अभूतपूर्व है। लेकिन मैं ये दावा नहीं करता कि हमने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए, सब कुछ कर लिया, ये मैं नहीं कहता हूं। अगर सब कुछ हासिल हो ही गया होता तो फिर मोदी की जरूरत ही क्या थी? मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने सारी व्यवस्थाओं का कायाकल्प कर दिया है। हां, मैं ये जरूर दावा करता हूं और आज भी कर रहा हूं कि देश को आगे बढ़ाने में हमारी व्यवस्था में जो कमियां थी उसे दूर करने का हमने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। मैंने दिन रात एक करके प्रयास किया है कि देश के लोगों का जीवन और आसान बने, देश के वंचितों, पीड़ितों, शोषितों, गरीबों को उनका अधिकार मिले। आप सोचिए, पहले की सरकार में जिस रफ्तार से हमारे देश में गरीबों के लिए घर बन रहे थे, अगर उसी रफ्तार से बनते रहते तो हर गरीब का अपना घर होने में कितना समय गुजर जाता। सोचिए कि जिस रफ्तार से पिछली परिवारवादी सरकार में हमारे गांवों तक बिजली पहुंच रही थी, अगर उसी रफ्तार से पहुंचती तो उन 18,000 से ज्यादा गांवों में रहने वालों को 10 साल और इंतजार करना पड़ता। जहां हमने बिजली पहुंचा दी है, सोचिए कि जिस रफ्तार से पहले के दलाली के युग में देश में शौचालय बन रहे थे,
अगर वैसे ही बनते रहते तो हर घर में शौचालय होने में अगला दशक बीतने के बाद भी सवालिया निशान लटकता रहता। सोचिए कि जिस रफ्तार से पहले की असंवेदनशील सरकार में हमारे देश में गैस कनेक्शन दिए जा रहे थे, अगर वही रफ्तार होती अनेक पीढ़ियां गुजर जाती, हर घर में गैस पहुंचाने का शायद सपना पूरा नहीं होता। सोचिए कि जितने बड़े पैमाने पर पहले की भ्रष्ट सरकार में सरकारी सब्सिडी का पैसा लीक हो रहा था, गलत हाथों में जा रहा था, अगर वैसे ही जाता रहता तो ईमानदार टैक्स पेयर की कितनी मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाती, देश के काम नहीं आती। सोचिए कि जिस रफ्तार से सड़कें बन रही थी, जिस रफ्तार से रेलवे लाइनें बिछ रही थी, उनका विद्युतीकरण हो रहा था, अगर वैसे ही होता रहता तो देश कैसे आगे बढ़ पाता, कैसे 21वीं सदी के नई ऊंचाई पर पहुंच पाते। ये सारे काम, ये सारे प्रयास पहले भी हो रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 के बाद ऐसे हर काम को नई ऊर्जा दी, नई गति दी। वही लोग है, वही धरती है, वही आसमान है, वही समंदर है, लेकिन जमीन से आसमान तक बदलाव हो रहा है। 125 करोड़ भारतीयों का परिश्रम इसे मिलकर बदल रहा है। साथियों, अब देश की अर्थव्यवस्था अपनी डावाडोल स्थिति से बाहर निकलकर तेजी से पारदर्शी होने की तरफ बढ़ रही है। 2014 से पहले देश उस स्थिति में था जब ईमानदारी से टैक्स देने वालों की कमाई की बैंकों में अपनी मेहनत का पैसा जमाने करने वालों की कोई कदर नहीं रह गई थी। पब्लिक मनी प्राइवेट वेल्थ बन गया था और जिनके पास जनता के पैसे की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, वही जनता के पैसे को लुटाने में लगा हुआ था। हालत ये हो गए थे कि हमारा मध्यम वर्ग अपनी जिंदगी भर की कमाई जिन बैंकों में रखता था, वो सत्ताधारी कांग्रेस की निजी तिजोरी बन गए थे। जनता का पैसा घोटालेबाजों को एक के बाद एक लोन के तौर पर बांटा जा रहा था, लूटाया जा रहा था। साथियों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मालूम है? देश के साथ कांग्रेस ने जो गंभीर विश्वासघात किया, उसे बार बार, और मैं आपसे आग्रह करता हूं, उसे बार बार कहा जाना, बताया जाना आवश्यक है। भाई और बहनों, आजादी से लेकर साल 2008 तक यानी 60 साल में बैंकों ने 18 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया था। ये याद रखना आप, देश आजाद हुआ तब से लेकर के 2006 तक 18 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया था। लेकिन 2008 से लेकर 2014 तक सिर्फ 6 साल में लोन का आंकड़ा बढ़कर के 52 लाख करोड़ हो गया। यानी 60 साल में 18 लाख करोड़ रुपया और कांग्रेस शासन के आखिरी 6 साल में 34 लाख करोड़ रुपया। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे किया जाता था। साथियों, उस समय देश में लोन लेने के 2 तरीके होते थे। एक तरीका था कॉमन प्रोसेस, जिससे लोन मिलता था, और दूसरा तरीका था जिसे लोन मिलता था, उसे कहते थे कांग्रेस प्रोसेस।
भाइयों और बहनों, कॉमन प्रोसेस में आप बैंक से लोन मांगते थे, जबकि कांग्रेस प्रोसेस में बैंकों को मजबूर किया जाता था अपने घोटालेबाज दोस्तों को लोन देने के लिए। कॉमन प्रोसेस में आपको 10 या 20 लाख रुपए का लोन मिलता था, जिससे आप अपना घर बनाते थे, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेते थे, जबकि कांग्रेस प्रोसेस में सैकड़ों हजारों करोड़ का लोन सिर्फ एक फोन कॉल पर मिल जाया करता था। अगर आप कॉमन प्रोसेस से लोन मांगने बैंक जाते थे तो आपसे बैंक सवाल करता था, गारंटी के लिए आपसे दस्तावेज मांगता था। वहीं जो लोग कांग्रेस प्रोसेस और कांग्रेस की फोन बैंकिंग के जरिए लोन लेना चाहते थे, वो नामदार का एक फोन ही काफी था। इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछे जाते थे। इतना ही नहीं, अगर आपने कॉमन प्रोसेस से लोन लिया है तो आपको हर हाल में लोन चुकाना ही पड़ता था। लेकिन अगर आपने कांग्रेस प्रोसेस से लोन लिया है तो आपको एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन मिलता था, और दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन मिल जाता था, और अंत में सारा पैसा हजम कर जाने की भी छूट थी। साथियों, इस पूरे तंत्र का नुकसान क्या हुआ पता है? उन बैंकों में जहां हमारे गरीब, नौकरी पेशा, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा जमा होता है, उन्हें बदहाल, बेहाल और कंगाल होने की स्थिति में पहुंचा दिया गया था। ये निश्चित तौर पर ही बहुत ही भयावह स्थिति थी। और अगर 2014 में मैंने इस राज को खोल दिया होता तो अंदाजा लगाइए देश की अर्थव्यवस्था का क्या हुआ होता। बिना कोहराम मचाए हमने धीरे धीरे इस स्थिति को बदला। हमने कांग्रेस प्रोसेस वाली बैंक की व्यवस्था पर लगाम लगाई, और उसका नतीजा हुआ कि जिन बैंकों से लगातार हजारों करोड़ रुपए जा रहे थे, अब बैंकों में हजारों करोड़ रुपए वापस आ रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कानून बनने के बाद 3 लाख करोड़ रुपए बैंकों और देनदारों का वापस आ चुका है। 3 लाख करोड़ छोटा आंकड़ा नहीं है जी। अगर पहले की सरकार रहती तो ये भी लूट लिया गया होता। और हम अभी रुके नहीं हैं, ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। देश के इतिहास में पहली बार हथियार सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपी एक बिचौलिए को विदेश से पकड़ करके भारत लाया गया है। वरना विदेशी बिचौलियों के लिए तो पहले जहाज तैयार रहते थे उन्हें देश से बाहर भेजने के लिए। साथियों, इस राजदार से जांच एजेंसियां तो कानूनी दायरे में पूछताछ कर रही है, लेकिन मीडिया में भी रोज सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। हाल में जो खुलासा हुआ है उससे स्पष्ट है कि सिर्फ हेलीकॉप्टर घोटाले की नहीं, बल्कि लड़ाकू विमान वाली डील में भी खेल हुआ था। अब धीरे धीरे परतें खुल रही है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि आज कांग्रेस के नेता इसलिए शोर कर रहे हैं, बिचौलिए के बचाव के लिए इसलिए वकील पहुंच जाते हैं, भेजे जा रहे हैं। अखबारों में आ रहा है कि पहले की सरकार के समय लड़ाकू विमानों की डील इसलिए रुक गई थी क्योंकि यही बिचौलिया
दूसरी कंपनी के हवाई जहाज के लिए माहौल बना रहा था। भाइयों और बहनों, इनकी पोल खुल रही है तो ये गाली गलौज पर उतर आए हैं। अपने इकोसिस्टम की मदद से साजिशों पर उतर आए हैं। ये चाहे जितना गाली दें, झूठ बोले, चौकीदार रुकने वाला नहीं। चौकीदार रुकने वाला नहीं है। अभी तो ये शुरुआत हुई है। चोर चाहे देश में हो या फिर विदेश में, ये चौकीदार एक को भी छोड़ने वाला नहीं है। साथियों, जब संसद में राफेल विमान पर चर्चा हो रही थी तो उस दौरान हमारे एक साथी ने बहुत ही आसान शब्दों में इसका जवाब दिया था। गांव की भाषा में, किसान की भाषा में समझाते उसने कहा था कि टाट की बोरी का उदाहरण दिया था उसने, और बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण दिया था। ये यूट्यूब पर भी बड़ा वायरल हुआ है। उसने कहा, अगर हम टाट की खाली बोरी खरीदने जाएं तो उसकी कीमत कम होगी। 15 रुपया 20 रुपया खाली बोरी की इतनी ही कीमत होती है। लेकिन अगर हम उसी बोरी में चावल भर दें तो एक दाम होता है। अगर उस बोरी में गेहूं भर दें तो कीमत बदल जाती है। अब वो हो जाएगी 1,500 की, 2,000 की। भाइयों और बहनों, कोई कम पढ़ा लिखा भी हो तो इस अंतर को आसानी से समझ सकता है। लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता, उसे समझाया नहीं जा सकता। पुरानी कहावत है कि सोते हुए को उठाया जा सकता है, लेकिन जो जागते हुए सोने का बहाना बना रहा है, उठना ही नहीं चाहता हो तो उसे जगाया नहीं जा सकता। साथियों, चौकीदार के इस खौफ ने ही काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, किस तरह देश की सियासत बदल रही है, ये भी आप देख रहे हैं। इन दिनों भारतीय राजनीतिक इतिहास के एक असफल प्रयोग को महागठबंधन के नाम से प्रचारित करने का अभियान चल रहा है। जिन दलों का जन्म कांग्रेस और कांग्रेस की कार्य संस्कृति के विरोध में हुआ था, जो उस जमाने में कांग्रेस के तौर तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वही विरोधी दल आज एकजुट हो रहे हैं। सोचिए, उस जमाने में जब कांग्रेस इतनी गर्त में भी नहीं थी, तब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस के सामने खड़े हुए थे। अब आज जब कांग्रेस रसातल में है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसके बड़े बड़े नेता जमानत पर है, तो ये कांग्रेस विरोध में जन्मे हुए दल कांग्रेस के सामने जाकर सरेंडर कर रहे हैं। जिस मतदाता ने आपको इसलिए ऊर्जा दी कि आप कांग्रेस का एक विकल्प बनेंगे, आज उसी मतदाता को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले इस गठबंधन का ट्रेलर भी बाहर आया है। आपने देखा होगा, तेलंगाना में गठबंधन का पराजय हो गया, बुरी तरह पराजय हो गया। और कर्नाटक में जहां गठबंधन की पहली सरकार बनी है, वहां के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री, जो गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, अभी तो
कुछ ही महीने हुए हैं और ऐसे परेशान है वो कह रहे हैं ये कि उन्हें मुख्यमंत्री के बजाय एक क्लर्क मात्र बना करके रख दिया गया है। राजस्थान मध्य प्रदेश में अब दो टूक इस बारे में बात हो रही है कि सरकार चलानी है तो पहले ये केस वापस लो, ढिकना केस वापस लो, फलाना काम करो, तब सरकार चला पाओगे। ये चालू हो गया है, अभी तो ये ट्रेलर है। राजनीति पर की जाती है भाइयों बहनों, राजनीति विचार पर की जाती है। राजनीतिक गठबंधन विजन पर बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। साथियों, ये सारे मिलकर, इनका इरादा क्या है, ये बात हमको समझनी है और घर घर जाके समझानी है। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। इस देश का नागरिक मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला कर सके। देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि सबका साथ, सबका विकास हो सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि रक्षा सौदों में दलाली खाई जा सके। हिंदुस्तान मजबूत सरकार चाहता है ताकि देश की सेना की हर जरूरत को पूरा कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि किसानों की कर्ज माफी में भी घोटाला कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि देश के किसानों को सशक्त कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि यूरिया घोटाला हो सके, चीनी घोटाला हो सके। देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि किसानों को समय पर खाद मिले, अपनी फसलों का उचित दाम मिले। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि फिर कॉमनवेल्थ जैसे घोटाले हो सके। भारत मजबूत सरकार चाहता है ताकि अपने बच्चों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ खेल की दुनिया में आगे बढ़ा सके, उन्हें आधुनिक सुविधा दे सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि 2G जैसे घोटाले फिर हो सके। देश मजबूत सरकार चाहती है ताकि देश का हर व्यक्ति डिजिटल इंडिया मिशन का लाभ उठा सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अंतरिक्ष कंपनियों में भी घोटाला कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि देश गगनयान की सफलता का गौरवगान करे। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि खदानों की नीलामी में करोड़ों की लूट कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि खदानों से जो कमाई हो रही है उसका लाभ अपने आदिवासी भाई बहनों को मिले। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि स्वास्थ्य सेवा में घोटाला कर सके, एम्बुलेंस की खरीदी में घोटाला कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त इलाज दे सके। साथियों, उनका रास्ता दलों को जोड़ना है। हमारा रास्ता हर हिंदुस्तानी के दिलों को जोड़ना है। वो अपने हित के लिए मजबूरी का गठबंधन चाहते हैं।
हम देश हित में संगठन की मजबूती चाहते हैं। भाजपा वो पार्टी है जिसका जन्म सिद्धांतों के आधार पर हुआ, जो संगठन के आधार पर आगे बढ़ी, जनहित के लिए संघर्ष करती रही और जन जन के आशीर्वाद से सत्ता को सेवा का माध्यम बना समर्पण भाव से कार्य कर रही है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में कांग्रेस और उनके साथियों ने पूरी कोशिश की है कि ऐसे हर कानून का विरोध करें, ऐसी हर योजना का विरोध करें जिससे देश मजबूत होता हो, लोगों का भला होता हो। भाइयों बहनों, मैं जो उदाहरण दे रहा हूं उससे देश को पता चलेगा वो कहां है, हम कहां हैं, वो कहां जाना चाहते हैं, हम कहां जाना चाहते हैं। आप याद कीजिए, हम पार्लियामेंट में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लेकर आए। जो दुश्मन देश में रहते हैं उनकी संपत्ति जो यहां 47 में छोड़ के गए थे, उसका पर हक भारत का ही हो सकता है, और किसी का हो सकता है क्या? उसका हम कानून लाए, इतने सालों तक वो लाए नहीं। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, हम एनिमी प्रॉपर्टी का एक्ट लाए। कांग्रेस और ये उसके गठबंधन के साथियों ने इसका विरोध किया। हम ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव लाए। कांग्रेस और उनके साथियों ने फिर विरोध किया। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए, कांग्रेस फिर विरोध कर रही है। हम कोर्ट के आदेश के तहत एनआरसी लेकर आए, लेकिन इसका भी विरोध किया गया। हमने आधार को कानूनी स्वरूप देने की कोशिश की, कांग्रेस ने फिर विरोध किया। हम 3 तलाक को खत्म करने के लिए कानून लाए, कांग्रेस और साथी फिर विरोध कर रहे हैं। अब अयोध्या विषय में ही देखिए, कांग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस से तो देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए उन पर आरोप लगाकर महाभियोग के लिए भी तैयारी की थी। कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या विषय का हल आए, इसके लिए भी तो उसके वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे। भाइयों और बहनों, हमें कांग्रेस का यह रवैया भूलना नहीं है और किसी को भूलने देना भी नहीं है। हमें याद रखना है और बार बार याद कराना है कि कैसे कांग्रेस ने देश के विकास की राह में रोड़े अटकाए हैं। भाई और बहनों, आखिर ये कैसी मानसिकता है कांग्रेस की? विकास से नफरत की एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कांग्रेस के राष्ट्रहित के हर विषय का विरोध कराती है। आप याद करिए, जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस की इसी मानसिकता ने देश ने इतने वर्षों तक गंदा रखा, हमारी नदियां बर्बाद हो गई। साथियों, याद करिए, जब योग की बात हुई कांग्रेस ने विरोध किया, मजाक उड़ाया। जब मेक इन इंडिया की बात हुई कांग्रेस ने विरोध किया, मजाक उड़ाया। जब जीएसटी की बात होती है वो भी आधी रात को बुलाई गई ऐतिहासिक बैठक का भी बहिष्कार करती है। कांग्रेस काउंसिल की बैठक में तो समर्थन करती है, लेकिन बाहर आकर फिर विरोध करने लग जाती है, लोगों से झूठ बोलती है। उनके साथियों ने अभी हाल में जम्मू कश्मीर में हुए पंचायत चुनाव का भी बहिष्कार किया। यानी हर वो काम जिससे देश के लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं, उसमें ये रोड़े अटकाने, उसकी प्रक्रिया को धीमा करने का प्रयास करते हैं। वोट बैंक की खातिर ऐसे लोगों को देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा से समझौता करने से
कोई परहेज नहीं है। इन्हें कानून और संस्थाओं को भी परवाह नहीं है। इन्होंने हमेशा खुद को देश की सर्वोच्च संस्थाओं से बड़ा माना है, ऊंचा माना है। इसलिए इस संस्थाओं का अनादर करते हैं, उनकी परवाह नहीं करते। चाहे चुनाव आयोग हो, रिजर्व बैंक हो, जांच एजेंसियां हो, देश के सबसे बड़ी अदालत हो, सबसे प्रति इन लोगों का बर्ताव देख रहा है। हालत तो यह है कि इन्हें भारत के विदेश विभाग पर भरोसा नहीं, दूसरे देश के विदेश विभाग पर भरोसा रखते हैं। मत भूलिए, ये वही लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े की भाषा बोलने वाली गैंग के लोगों से जाकर के मिले हैं। ये वही लोग हैं जो डोकलाम के समय विदेशी राजनयिकों से गपशप कर रहे थे, जाकर के मिलते थे। ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली की संज्ञा देते हैं। ये वही लोग हैं जो 84 के सिखों को हत्या के जो मामले बने, दंगे हुए, उन गुनहगारों को बचाने के लिए पूरे तंत्र को षड्यंत्र में बदल देते हैं। ये लोग संस्थानों से किस तरह का बर्ताव करते हैं और सिस्टम पर इनको कितना विश्वास है, ये केवल एक उदाहरण से मैं समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अब छत्तीसगढ़, इन सरकारों ने भी सीबीआई पर पाबंदी लगा दी है। ये मैं विषय इसलिए कहता हूं कि आप उसको समझिए फर्क क्या है। इनका कहना है कि सीबीआई के अफसर अब इन राज्यों में नहीं आ सकते, सीबीआई काम नहीं कर सकती। ऐसा क्यों भाई? आखिर क्यों? इनको डर किस बात का लग रहा है? ऐसा क्या कारनामे किए जिसके कारण उनकी नींद हराम हो गई है? डर सता रहा है। भाई और बहनों, मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो 12 साल तक लगातार कांग्रेस ने और उसके साथियों ने और उसके इशारे पर चलने वाली सिस्टम ने, उनके रिमोट से चलने वाले नेताओं और अफसरों ने, उनकी पूरी सल्तनत ने हर तरीके से मुझे परेशान करने का काम किया। एक मौका नहीं छोड़ा। उनकी एक भी एजेंसी ऐसी नहीं थी जिसने मुझे सताया न हो। और तो और 2007 में कांग्रेस के एक बड़े नेता मंत्री थे यहां, और वो अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हैं। वो मंत्री जी खुद गुजरात आए और उन्होंने चुनाव सभा में दावा किया था कि मोदी कुछ महीने के भीतर जेल चला जाएगा। विधानसभा के अंदर कांग्रेस के नेता भाषण करते थे कि मोदी जेल जाने की तैयारी करें, अब इस मुख्यमंत्री हो, जरा जेल की सफाई वफाई रंग रोगान करके रखो ताकि आपको जिंदगी जेल में ही गुजारनी है। अब बताइए, आप सभी ने हाल ही में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का, मुंबई की कोर्ट का फैसला सुना होगा। इस फैसले से साफ हो गया है कि किस तरह यूपीए सरकार, उसका एकमात्र एजेंडा था किसी भी प्रकार से मोदी को फंसाओ, और अमित भाई को तो उन्होंने जेल में डाल भी दिया था। तब हमने कभी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया, किसी सीबीआई या ऐसी कोई संस्था गुजरात में घुस नहीं सकती है, ऐसा कोई नियम हमने नहीं बनाया। हमारे पास भी सत्ता थी, हम भी कानून जानते थे, हम भी ये सब कर सकते थे, लेकिन हम कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमें सत्य और कानून पर विश्वास था। दूसरी तरफ ये लोग हैं जो अपने काले कारनामों के खुलासा होने से डरे हुए हैं और इस भय और बौखलाहट में देश की संस्थाओं पर, व्यवस्थाओं पर भी हमला कर रहे हैं। अरे भाई, किसका डर है?
और कम से कम देश की अदालतों पर तो भरोसा रखो। आज उन्हें सीबीआई स्वीकार नहीं है, कल कोई दूसरी संस्था स्वीकार नहीं होगी। आर्मी, पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सीएजी सब गलत, लेकिन एकमात्र वही सही। क्या हम राष्ट्र को उनके भरोसे छोड़ सकते हैं? ऐसे लोगों के हाथ में राष्ट्र दिया जा सकता है? उनकी सल्तनत के अनुरूप जो भी नहीं होगा, ये उसका विरोध करते हैं, जबकि हम और हमारे लिए हमें अपने संविधान पर भरोसा है। ये लड़ाई सल्तनत और संविधान में आस्था रखने वालों के बीच की है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें हर हाल में केवल अपनी सल्तनत बचाए रखनी है, और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। अगर आपको जानना है कि कांग्रेस और उसका नामदार परिवार सिस्टम को कैसे अपने इस्तेमाल के लिए तोड़ता है, इसका एक अनादर करते रहते हैं, मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। नेशनल हेराल्ड का केस, ये वही नेशनल हेराल्ड केस है जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका परिवार, उनके कई साथी कोर्ट से जमानत पर बाहर है। नेशनल हेराल्ड केस हमारे समय का केस नहीं है, ये 2012 से यूपीए के समय से ही चला आ रहा है। तब केंद्र में इनकी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी। इस केस से साफ हो जाता है कि कांग्रेस के नेता किस लेते हैं, जनता का धन हथिया लेते हैं। इस केस में ऐसे सभी गंभीर मामले चल रहे हैं। 2012 में नेशनल हेराल्ड की केस की जांच शुरू हुई। यंग इंडिया का भी मामला चला। आयकर विभाग, सीबीआई, ईडी के लेवल पर अलग अलग जांच हो रही है। इस केस में इतनी सारी एजेंसियों ने समन और नोटिस दिए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली अपने आप को इन सबसे ऊपर मानती है। उन्होंने इनमें से किसी इंस्टीट्यूशंस को तवज्जो नहीं दी। वो तो यही मानते रहे हैं कि हम तो नामदार है, हम तो राजा है, हमें क्या फर्क पड़ता है, ये हमको कैसे पूछ सकते हैं। उनको लोअर कोर्ट में नहीं आना, जांच में सहयोग नहीं करना, ये सब इस केस में चलता आ रहा है। सच्चाई तो ये है कि उनको सच बताने में बड़ी दिक्कत होती है। यंग इंडिया में उनको 44 टाइम बुलाया गया, एक बार भी नहीं आए। उनको 6 बार, 6 महीने में 6 बार मौका दिया गया, नहीं आए। अपनी जमीन, अपनी कमाई, अपना इनकम टैक्स रिटर्न, किसी भी चीज को ये लोग जनता के सामने नहीं आने देना चाहते। क्यों? फिर चाहे देश की संस्थाएं चिल्लाती रहे, इसका कारण क्या है? क्यों इन बातों को छिपाना चाहते हैं? हम लोगों में से तो कोई नहीं छिपाता। जमानत पर बाहर घूमने वाले ये लोग जिस किसी संस्थान की इज्जत नहीं करते, वो देश का क्या आदर करेंगे? अरे हमको इन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में कितनी नोटिस भेजी, ऐसा क्या कुछ नहीं किया जिससे हमें परेशान कर सके। लेकिन मुझे कानून पर विश्वास था, सत्य पर भरोसा था, मैं कानून को मानने वाला इंसान। और इसलिए जब एसआईटी बनी थी, मैं खुद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस ऑफिसर के सामने, मुख्यमंत्री था, गाजे बाजे के बिना सिंपल सुबह चला गया था। 9 घंटे तक मेरी पूछताछ की गई थी। एक कुर्सी पर बिठा करके मुझे पूछा रहा था, उनके हर एक सवाल का हमने जवाब दिया था। क्योंकि हम कुछ भी हो, लेकिन कानून हमसे बड़ा होता है, संस्था हमसे बड़ी होती है, ये संस्कार है करके हम लेके हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि मुझे सत्य पर भरोसा है, मुझे हमारी संस्थाओं पर विश्वास है। ये जमानती नेता, इनको न कानून पर विश्वास है,
न इनको सत्य पर भरोसा है और न ही इनको संस्थानों पर विश्वास है। इनको राजशाही पर भरोसा है। हम लोकशाही को मानने वाले लोग हैं। ये लोग कैसे देश को सत्य के रास्ते पर बिना भ्रष्टाचार के इस विकास के रास्ते पर ले जा पाएंगे? इसलिए मैं आज आपसे एक और सवाल करना चाहूं। साथियों, जब आप अपने परिवार में थोड़ा सोचिए, मेरे इस सवाल को आज यहां से निकल के अपने परिवार के बैठे और सोचते से सोचो मैं क्या कहना चाहता हूं। आप भली भांति इस बात को समझ पाएंगे। जब आप अपने परिवार में कोई सेवक रखते हैं तो आप कैसे सेवक को पसंद करते हैं? मैं चाहूंगा देशवासी मेरे इस सवाल पर गौर करें। क्या हम ऐसे सेवक को पसंद करेंगे जो परिवार के एक एक सदस्य को कानों में कुछ न कुछ भर करके दूसरे से लड़ाता रहे, एक दूसरे के खिलाफ भड़काए, एक के कान में कुछ बात कहें और दूसरे के कान में कुछ कहें? क्या आप ऐसे सेवक को पसंद करेंगे जो घर का सामान चोरी करे, घर का पैसा चोरी करे और अपने परिवार में बांट दे, अपने रिश्तेदारों में बांट दे? ऐसा सेवक पसंद करेंगे क्या? ऐसा सेवक पसंद करेंगे क्या? क्या आप अपने सेवक से ये उम्मीद रखते हैं वो मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ मिलकर घर की मान मर्यादा का अनादर करे, पड़ोसी को घर की बातें बताएं? क्या ऐसा सेवक कोई चाहेगा क्या? आप अपने घर में ऐसा सेवक चाहेंगे क्या? क्या आप सेवक से यही उम्मीद रखते हैं कि घर में कोई समस्या हो, घर को उसकी जरूरत हो तो वो 2-2, 3-3 महीने की छुट्टी मनाने चला जाए और कहां गया है इसका पता भी न हो? क्या ऐसा सेवक चाहिए क्या किसी घर में? किसी घर में ऐसा सेवक कोई रखेगा क्या? जैसे आप अपने घर का सेवक तय करते हैं वैसे ही आप तय करिए कि देश को प्रधान सेवक कैसा चाहिए। देश को रात दिन कठोर परिश्रम करने वाला, आप 12 घंटे काम करें तो वो 18 घंटे काम करे, देश के हर नागरिक की अपनेपन के साथ सेवा करने वाला, देश की भावी पीढ़ी की चिंता करने वाला, ईमानदारी को उसूल मानने वाला, सबको एकजुट रखने वाला, ऐसा सेवक चाहिए कि वो वाला चाहिए? देश तय करे देश को कैसा सेवक चाहिए। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात, एक हवा फैलती है कि मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, मोदी आएगा तो जीत जाएंगे, मोदी आएगा तो बाजी पलट देंगे। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, ये मोदी भी संगठन की पैदाइश है, संगठन के संस्कार से, संगठन के संस्कार से अगर हम तपे नहीं होते तो ऐसी मीठी मीठी बातें सुन के हम भी फिसल सकते थे। भाइयों बहनों, हम न भूलें, हमारी पार्टी की कलेक्टिव लीडरशिप के चलते अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ, भंडारी जी के संगठन कौशल्य से, जन्मी परंपराओं से आज हमारी पार्टी यहां पहुंची है। इन्हीं परंपराओं को अपने जीवन में ढालकर
अनुशासन और सामूहिकता के संस्कार के साथ लाखों कार्यकर्ताओं के तप और त्याग से हम आज यहां पहुंचे हैं। हम सब जानते हैं कि बारिश कितनी अच्छी क्यों न हो, बीज कितना ही बढ़िया क्यों न हो, उम्मीदें भी परवाने पर क्यों न हो, लेकिन यदि किसान समय पर खेत ही नहीं जोतेगा तो ये कुछ काम आएगा क्या? बीज काम आएगा क्या? बारिश काम आएगी क्या? जब हम कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसका मतलब है जैसे वो किसान खेत जोतता है, हमने भी चुनावी मैदान को जोतना पड़ता है। खेत के एक एक हिस्से को जैसे जोतना पड़ता है, वैसे हर परिवार को जाकर के हमने अपना कार्य करना होता है। और तभी बाकी सारी चीजें, हमारी पार्टी का विजन इंडिया फर्स्ट, सबका साथ सबका विकास की हमारी प्रतिबद्धता, कार्यकर्ताओं की ईमानदारी और निष्ठा, ये सब काम आएगा। इसलिए मेरा बूथ सबसे मजबूत, यही एकमात्र जीत का मंत्र है। भाई और बहनों, पिछले 4 साल ने हमें सिखाया है कुछ भी असंभव नहीं है। अगर 130 करोड़ भारतीय एक साथ मिल जाए तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। ये हमने उन परिस्थितियों में संभव किया है जब विरासत में कमजोर जमीन मिली थी। आप सोचिए, अब जब हमारी नींव मजबूत हो रही है, हम एक मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो अगले 5 साल और कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, ये मेरे देशवासी अनुमान लगा सकते हैं। सोचिए क्या स्थिति होगी आने वाले 5 साल में। भाई और बहनों, आज जीजा माता जी की भी जयंती है। जीजा माता जी ने वीर शिवाजी को कहा था कि जाओ स्वराज की स्थापना करो। आज जीजा माता की आत्मा हमें कह रही है कि जाओ सुराज्य के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, जन जन के कल्याण के लिए जुट जाओ। हमें स्वामी विवेकानंद का वो मंत्र भी याद रखना है, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। हम मिलकर बदलाव लाएंगे, मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दुनिया का हर शिखर हमारा होने वाला है। हमारे लिए जन सेवा ही प्रभु सेवा है। हमारे लिए नर सेवा ही नारायण सेवा है। हमारे लिए समता, ममता, समरसता, सामाजिक न्याय की सीढ़ियां है। हमें विकास की शक्ति पर विश्वास है। हमें देश के सामर्थ्य संसाधनों पर विश्वास है। विकास चौतरफा, विकास सबका साथ सबका विकास, ये हमारा लक्ष्य है। विकास से ही प्रगति की पहचान होगी, विकास से ही देश की शान बढ़ेगी। हमें मिलकर नया भारत बनाना है। अभी बहुत दूर हमें जाना है। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी जिस प्रकार से प्रगति कर रही है, कार्यकर्ता जिस प्रकार से जुटे हुए हैं, विजय का विश्वास लेकर के, जन जन का आशीर्वाद लेकर के आज हम चल पड़ेंगे। फिर एक बार भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए आने वाले 5 साल जी जान से जुटे रहेंगे। इसी एक संकल्प के साथ आज जब हमें चलना है, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे
वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।